नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। और आज हम देखने जा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन डिमांड आ रही थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। देखिए, जैसा कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं कि हमारे देश में जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनको कुछ अधिकार दिए हुए हैं हमारे संविधान में। जैसा कि हमें जो है राइट टू लाइफ है, ठीक है, हमें अपनी हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, एंड फ्रीडम टू परफॉर्म डिफरेंट रिलीजन्स हैं, एंड बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं कि मेरे इस फंडामेंटल राइट का क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है, एंड प्लीज़ इसके लिए मुझे रेमेडी दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए आप कोर्ट में जाकर इनको चैलेंज कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, अगर उनका आपके साथ वायलेशन हुआ है, ठीक है। आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हुआ है देन यू कैन चैलेंज दैट पर्टिकुलर वायलेशन इन कोर्ट। लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का वायलेशन होता है तो आप इनको कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स एंड द डीपीएसपीज आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, ठीक। सो चलिए देखते हैं क्या है डीपीएसपीज में। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लासिफाई कर दिया है हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को 3 पार्ट्स में। पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, दूसरे हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, तीसरे हैं लिबरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का मतलब है कि जो सोशल लाइफ से रिलेटेड हो, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए है, सभी लोगों को हमें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, ठीक है। यानी कि जो सोसाइटी से रिलेटेड हो, सोसाइटी के वेलफेयर से रिलेटेड है कि हम ये कदम उठा सकते हैं अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, ठीक है। एंड गांधीयन प्रिंसिपल्स किस लिए हैं? जो हमारी गांधी जी की आइडियोलॉजीज पर बेस्ड है, यानी कि जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनके आइडियाज़ जो थे, जो भी वो चाहते थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सोसाइटी में ये पर्टिकुलर चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो भी उनकी आइडियोलॉजीज़ हैं, तो उसमें गांधीयन प्रिंसिपल्स में उन्हीं प्रिंसिपल्स को आर्टिकल्स के फॉर्म में दे रखा है। थर्ड है लिबरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। लिबर्टी क्या होती है कि हर किसी इंसान के पास एक लिबर्टी होनी चाहिए अपनी ज़िंदगी जीने की, ठीक है। जैसे कि फ्रांस में भी जो है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी इनका कॉन्सेप्ट आया था, तो बिल्कुल उसी पर बेस्ड है हमारे लिबरल प्रिंसिपल्स भी। तो आइए चलिए देखते हैं कि इन आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है। एंड आशा करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको एक एक आर्टिकल अच्छे से याद हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको याद नहीं हो पाया है तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अब ये जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक है। सबसे पहले तो आप जिस भी डायरी या नोटबुक में नोट कर रहे हैं, ये चीज़ अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि हमारे डीपीएसपीज कौन से आर्टिकल से कहाँ तक हैं। 36 आर्टिकल से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आर्टिकल नंबर 36 में डेफिनेशन दी गई है स्टेट की, ठीक है। किसकी डेफिनेशन दी गई है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल, अब देखिए हम बिल्कुल लाइन से चलेंगे, ठीक है। 37 आर्टिकल में दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। अब देखिए सबसे पहले स्टेट की डेफिनेशन आ गई, किसमें? आर्टिकल नंबर 36 में। उसके बाद ये जो पार्ट है पूरा का पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, ये जो पार्ट है आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक, इनमें जो प्रिंसिपल्स हैं जिस पर ये आर्टिकल्स बेस्ड हैं, उन प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन है, ठीक है। सबसे पहले स्टेट की डेफिनेशन आ जाएगी, उसके बाद जिन प्रिंसिपल्स पर ये आर्टिकल्स बेस्ड हैं उनकी एप्लीकेशंस आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद
आर्टिकल नंबर 38 में बताया गया है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। देखिए, सबसे पहले हमने स्टेट को डिफाइन किया। स्टेट आप कुछ भी समझ सकते हैं, कंट्री या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। कंट्री को भी स्टेट बोला जाता है। आपने देखा होगा जैसे अभी रिसेंट में जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में क्लैशेस चल रहे थे, तो उसमें बोला जाता था बिटवीन द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन एंड इजराइल। सो अगर आप एक इंटरनेशनल लेवल पर, ब्रॉड लेवल पर बोल रहे हैं, देन यू कैन यूज द वर्ड स्टेट फॉर अ कंट्री टू डेजिग्नेट अ कंट्री, ठीक है। सो सबसे पहले स्टेट की डेफिनेशन है आर्टिकल नंबर 36 में। उसके बाद आर्टिकल 37 में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट। डीपीएसपी के जो पार्ट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें जो आर्टिकल्स गिवन हैं और वो आर्टिकल्स जिन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं, उन प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन के बारे में इस आर्टिकल में बताया हुआ है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 38 में अब देखिए स्टेट डिफाइन हो गया। उसके बाद स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक सोशल ऑर्डर डिफाइन करे, एक सिक्योर करे, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उस स्टेट के, उनका क्या हो सके, भला हो सके, ठीक है। अब देखिए लोगों का भला हो गया अगर यह आर्टिकल भी इन्फोर्स कर दिया गया। उसके बाद आ जाते हैं सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। आर्टिकल नंबर 39 में बताया गया है कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं इन पॉलिसीज के, जो कि हमारा स्टेट क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। एट अ मतलब एक ब्रॉड लेवल पर हमारी पूरी कंट्री जो है वो भी फॉलो कर सकती है, या अगर हमारी कंट्री का कोई स्टेट उन पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को, क्योंकि देखिए इन्फोर्सेबल नहीं है, अगर हमारी सरकार का मन करेगा तो वो इन्हें इंक्लूड करेगी, ठीक है, इन प्रिंसिपल्स को। जब भी वो कोई पॉलिसी बनाएगी या फिर कोई रूल फॉर्मुलेट करेगी, तो वो इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करेगी हमारी गवर्नमेंट। लेकिन अगर मान लीजिए कि उन्होंने जो है इस किसी पर्टिकुलर आर्टिकल को इस पार्ट के डीपीएसपीस के इंक्लूड नहीं किया, तो आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते कि इन्होंने वायलेशन किया है या इन्होंने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को इंक्लूड नहीं किया है अपनी पॉलिसी में। तो ये कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। 39A, अब देखिए जो पिछला था हमारा 39 था और उसी का सब पार्ट है 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि सभी के साथ समान न्याय होना चाहिए है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई अमीर है तो आप, अगर उसने गलती भी की है तब भी आप उसके पक्ष में ही अपना क्या कहते हैं, अपना फैसला सुना रहे हैं। तो जस्टिस जो है वो इक्वल होना चाहिए है, बिना अमीर गरीब के नज़रिए से, बिना किसी ऐसे नज़रिए से कि मतलब किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बेस्ड पर आप जस्टिस नहीं करेंगे। बिल्कुल बराबर तौर से जस्टिस होना चाहिए है और फ्री लीगल एड मिलना चाहिए है। आर्टिकल 40 में बताया गया है विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। इसे आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से रिलेटेड कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो वो है हमारा आर्टिकल नंबर 40, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 41 में बताया गया है कि काम करने का, एजुकेशन का और पब्लिक असिस्टेंस का क्या होना चाहिए है, अधिकार होना चाहिए है। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 42, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है कि जहाँ पर भी देखिए हमारे देश की जनता जहाँ भी जाकर काम करती है, फॉर एग्जांपल हम सभी के पेरेंट्स बाहर जाके काम करते हैं, ठीक है, हमारे बड़े भाई बहन जो भी हैं, तो वहाँ पे जिस पर्टिकुलर कंपनी या जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाकर, वो जिस पर्टिकुलर संस्थान में जाकर वो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ की वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए हैं, ठीक है। और जैसे हमारी जो माताएँ होती हैं, ठीक है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो उनको मेटर्निटी रिलीफ मिलनी चाहिए है, मतलब उन्हें छुट्टियाँ दे देनी चाहिए हैं 3 महीने की जैसे दी जाती हैं, ठीक है। आपने अक्सर इन चीज़ों के बारे में सुना होगा, ताकि उनको एक उनके लिए देखिए प्रॉपर वर्किंग आवर्स होने चाहिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर 8 घंटे का देखिए नॉर्मली 8 घंटे काम होना चाहिए, लेकिन कुछ कंपनीज क्या होती हैं कि वो लगातार काम को खींचने के लिए 12 घंटे 14 घंटे ऐसे मजदूरों को लगाए रहती हैं, ठीक है, मतलब लोग जनता से इस तरीके से काम करवाती हैं। तो ये ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाता है। तो ठीक है, तो हमें जो है बिल्कुल जो वर्किंग कंडीशंस है उन्हें अच्छा बनाए रखना है, मेटर्निटी रिलीफ्स वगैरह के बारे में भी काम करना है। 43 है लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। लोग जो वर्कर्स हैं उनके लिए जो है कुछ एमोल्यूमेंट्स होने चाहिए हैं, ठीक है, कुछ लिविंग वेजेस होनी चाहिए हैं।
43A में लिखा हुआ है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए, इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए है, ठीक है। 43B में लिखा हुआ है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं आपको और भी ज़्यादा इलेबोरेट ढंग से बताऊंगी। तब तक के लिए आप ये जान लीजिए कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनका जो है इनका प्रमोशन हो एंड ये बहुत आगे हो, क्या कहते हैं, आगे बढ़े, इनकी ग्रोथ हो। ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था एंड इसीलिए इसको जो है इसमें लगाया गया है ताकि हम उनके इस सपने को पूरा करने के लिए इस पर काम कर सकें। सो आर्टिकल 43 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो है आर्टिकल नंबर 43B। आर्टिकल नंबर 44 को याद करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। इसमें जैसा कि लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सब कुछ समान। अब देखिए, जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक जैसा, ठीक। अब अगर मान लीजिए कि एग्जाम में आ जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स किस आर्टिकल में गिवन है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या है 44 यानी कि 4 और 4 दोनों एक जैसे हैं क्योंकि दोनों एक ही नंबर है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि 44 है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब 44 है। तो इससे आपको ये आर्टिकल याद रहेगा कि अगर एग्जाम में आ जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स किस आर्टिकल नंबर से रिलेटेड है, सो यू कैन राइट एंड टेक एज आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 45 में बताया गया है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, यानी कि जो बचपन की केयर है और जो शिक्षा है 6 साल से नीचे के बच्चों के लिए वो होनी ज़रूरी है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 45 में इस बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 46 में बताया गया है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, यानी कि शिक्षा और जो आर्थिक इंटरेस्ट्स हैं एससीज के, एसटीज के और जो भी हमारे समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, कमज़ोर नहीं कह सकते हैं लेकिन जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन सभी लोगों की एजुकेशन में और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स में क्या होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए है, ग्रोथ होनी चाहिए है, ठीक है। 47 आर्टिकल में लिखा हुआ है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। 47 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि स्टेट की ड्यूटी है, किसी भी कंट्री की या जो भी स्टेट्स हैं उनकी ड्यूटी है कि वो न्यूट्रिशन का लेवल जो है अपने सिटीजन्स में वो इंक्रीज करें एंड जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पब्लिक हेल्थ है, उसको क्या करें, इम्प्रूव करें। Next is saying that organization of agriculture and animal husbandry, आर्टिकल नंबर 48 में गिवन है कि एग्रीकल्चर का और एनिमल हस्बेंड्री का क्या होना चाहिए है, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए है। 48A में लिखा हुआ है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि आर्टिकल 48A में लिखा हुआ है कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है एनवायरमेंटल कंडीशंस को, और फॉरेस्ट्स को और वाइल्ड लाइफ को क्या करना है, सेफ करना है, ठीक है। आर्टिकल 49 में लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब देखिए आर्टिकल 49 बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है कि जो भी हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी ऐसी जगह हैं, प्लेसेस हैं, उन सभी को क्या मिलना चाहिए है, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए है। आर्टिकल नंबर 50 में लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का क्या होना चाहिए है, सेपरेशन। देखिए जुडिशियरी क्या होती है, जो हमारी न्यायपालिका है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव है जो हमारी कार्यपालिका है, और ऐसी हमारी एक लेजिस्लेचर होता है। लेजिस्लेचर क्या होता है, जो कि हमारा जो कानून बनाता है, ठीक है, लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उन कानूनों को लागू करता है, ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका उन पर काम करेगी। और जो जुडिशरी है, अगर किसी कानून की वजह से किसी भी सोशल ऑर्डर का या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का हनन हो रहा है, किसी भी राइट का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो जुडिशरी उस पर काम करेगी, उस पर एक्शन लेगी, ठीक है। तो इसीलिए जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से क्या होना चाहिए है, सेपरेशन होना चाहिए है, ठीक है, कि भैया तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। एंड आर्टिकल नंबर 51 में लिखा हुआ है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का क्या होना चाहिए है, प्रमोशन होना चाहिए है, ग्रोथ होनी चाहिए है। सो इसी के साथ
we reached to the end of our video, and thank you for watching, friends, and do subscribe, like, comment and share with your friends if you like the video, and have a wonderful day ahead.